नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक रणनीति के कई छोर हैं। एक तरफ मालदा की घटनाओं का हल्ला है तो दूसरी ओर राम मंदिर का मामला है। तीसरी तरफ आमिर खान जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान से रिश्ते नाते की गुत्थियां हैं। मतलब एक तरफ हिंदू वोट राजनीति का ताना बाना है तो दूसरी ओर अमन चैन व साझेदारी की वह कोशिश भी है जिससे लगे कि भाजपा वैसी नहीं है जैसा सोचा जाता है। भाजपा क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसी से राजनीतिक एजेंडा सेट होता है, इसलिए पहल भी उसके हाथों में होनी चाहिए। शक नहीं कि नरेंद्र मोदी एजेंडा सेट करा रहे हैं तो अमित शाह भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री की रीति नीति पहल योजनाओं से एजेंडा फैला हुआ है तो पार्टी स्तर पर मालदा राम मंदिर की बातों ने अलग तरह का सस्पेंस बनाया हुआ है। एक मायने में भाजपा दो नावों पर सवार है, यह नहीं तो वह नहीं तो यह के कई विकल्पों की उधेड़-बुन में सत्तारूढ़ जमात है। क्या यह सही रणनीति है? क्या उससे भ्रम पैदा करने वाले कंफ्यूजिंग संकेत नहीं जा रहे हैं? हर सरकार का अपना एजेंडा और चरित्र होता है, लेकिन सत्ता से होने वाली राजनीति की लकीर एक होती है। वाजपेयी और मनमोहन सरकार के वक्त की राजनीति को याद करें और आज की सत्ता सियासत पर सोचें तो बहुत फर्क मिलेगा। यह फर्क नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शख्सियत के चलते भी है। दो अलग अलग पर समानांतर रणनीति पर काम होता लगता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी के कौमी सदर का इंतखाब हो चुका है, इसलिए बचे हुए सूबों में तंजीम के इंतखाबात की हड़बड़ी नहीं है। लेकिन पार्टी के बाहरीन जराये का कहना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में बहुत जल्द नए सुदूर का इंतखाब होगा। इस वक्त दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर ज्यादा नजर है, क्योंकि आइंदा साल उत्तर प्रदेश में असेंबली का और दिल्ली में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। दिल्ली में सदर के ओहदे के लिए 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। बीजेपी को तय करना है कि वो बनिया, पंजाबी या ब्राह्मण सदर बनाती है। ब्राह्मण उम्मीदवार के तौर पर पवन शर्मा सबकी पसंद माने जा रहे हैं। मशरिकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट महेश गिरी की भी सदर के ओहदे को लेकर दावेदारी है। वैश्य दावेदार के तौर पर विजय गोयल और रेखा गुप्ता का नाम लिया जा रहा है। पंजाबी रहनुमाओं में आशीष सूद और रजनी अब्बी भी दावेदार हैं। दिल्ली के 2 और रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा व मीनाक्षी लेखी की दावेदारी भी है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 3 महीने से 4-5 नामों की बहस चल रही है। पसमानदा तबके से आने वाले 3 रहनुमा स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह और केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे माने जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। झारखंड में चूंकि बीजेपी ने गैर कबायली वजीर आला बनाया है, इसलिए किसी कबायली रहनुमा को सदर बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मरकजी वजीर सुदर्शन भगत और मशरिकी सिंहभूम के रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण गिलुवा में से कोई सदर बनेगा। बिहार में बीजेपी किसी आला तबके से सदर बना सकती है। कांग्रेस में इस वक्त बीजेपी से ज्यादा फिक्र आम आदमी पार्टी को लेकर है। आइंदा साल होने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस फिक्रमंद है। कांग्रेस ने गुज़िश्ता दिनों पंजाब में एक सर्वे कराया है। इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इसके मुताबिक कांग्रेस का मुकाबला आप से होगा और अभी आपको बढ़त मिली हुई है। पंजाब के सूबाई सदर और वजीर आला के गैर ऐलानशुदा दावेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे फिक्रमंद हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की फिक्र पंजाब से आगे 2 दूसरे सूबों को लेकर है। आइंदा साल फरवरी में पंजाब और 4 सूबों के इंतखाबात होने हैं और साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इंतखाबात होने हैं। कांग्रेस के आला रहनुमाओं को लग रहा है कि अगर पंजाब में आपकी जीत होती है तो हिमाचल में भी उसका मुजाहरा काफी बेहतर होगा। अगर पंजाब में आप जीतती है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक ही पार्टी होगी जिसकी 1 से ज्यादा सूबों में हुकूमत होगी। दूसरी जानिब आपके रहनुमाओं को लग रहा है कि वो गुजरात में भी बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर उभर सकते हैं। आपके माहिरीन जराये के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बार-बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें गुजरात में बीजेपी को चैलेंज देना है। गुज़िश्ता दिनों बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस का मुजाहरा अच्छा रहा था। तब आपने कहा था कि वहां मुतबादिल नहीं होने की वजह से लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। अब आपके रहनुमा गुजरात में तंजीम को मजबूत करने में जुटे हैं।
बीजेपी के बुजुर्ग रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी से इन दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर अमित शाह की हमआहंगी बनी है। माहिरीन जराये का कहना है कि आडवाणी ने अपने कुछ करीबी मुशीर की राय मानकर पार्टी आला कमान के साथ जंगबंदी की है। बिहार इंतखाबात के नताइज के बाद आडवाणी की कमान में बुजुर्ग रहनुमाओं की तलवारें म्यान से निकली थी, लेकिन उन्हें वापस म्यान में डाल दिया गया है। तभी आडवाणी ने यौम जमहूरिया के मौके पर एक प्रोग्राम में हुकूमत का दिफा किया। उन्होंने बोलने की आजादी पर पाबंदी के इल्जाम लगाने वालों को खामोश करते हुए कहा कि कोई भी नहीं कह सकता है कि इस मुल्क में बोलने की आजादी पर पाबंदी है। उन्होंने जाती आजादी पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। इसी तरह कुछ वक्त पहले बल्दियाती इंतखाबात में वोट डालने गुजरात गए आडवाणी ने कहा था कि हुकूमत की गाड़ी पटरी पर है और उसे तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वक्त दिए जाने की जरूरत है। हालांकि सदर के तौर पर दोबारा अमित शाह के मुंतखब किए जाने के मौके पर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में शाह ने जाकर दोनों रहनुमाओं से मुलाकात की और उनकी दुआएं ली। आडवाणी की इस हमआहंगी को माहिरीन आइंदा साल होने वाले सदारत इंतखाबात से जोड़कर देख रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सदारती राज नाफिज करने के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालत उज़्मा ने हुकूमत से जुमा तक इसके बारे में तफसीलात से ब्यौरा देने को कहा है। मामले की आइंदा समाअत पीर को होगी। इससे पहले आज की समाअत के दौरान अदालत ने अधूरी इत्तला देने के लिए अरुणाचल के गवर्नर JP राजखोवा के वकील को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई, ये इत्तला देना जरूरी है। दरअसल गवर्नर की जिस रिपोर्ट में सदारती राज नाफिज किया गया है उसकी कॉपी अदालत को नहीं दी गई थी। अदालत उज़्मा की फटकार के बाद गवर्नर के वकील ने इसकी कॉपी मुहैया कराई। ज़ेरे गौर है कि इतवार की सुबह काबीना के इजलास में मरकजी हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश में सदारती राज नाफिज करने की सिफारिश की थी, जिसे सदर मोहतरम ने कल मंजूरी दे दी। बहरहाल अदालत उज़्मा ने कांग्रेस की तरफ से दाखिल की गई अर्जी में भी तब्दीली करने के लिए कहा है। अरुणाचल के सियासी बहरान पर अदालत उज़्मा की आईनी बेंच पहले से समाअत कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में सदारती राज के निफाज के मसले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है तो बीजेपी ने कहा है कि आइन पर अमल करते हुए सदारती राज का निफाज किया गया है। कांग्रेस के अलावा जनता दल यू, आम आदमी पार्टी समेत कई अपोजिशन जमातों ने सदारती राज के निफाज की मुखालफत की है। कांग्रेस के रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने कहा है कि ये फैसला हिंदुस्तान के संघीय ढांचे पर करारा हमला और आर्टिकल 356 का सबसे खराब गलत इस्तेमाल है। उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल के मसले पर अदालत उज़्मा की आईनी बेंच समाअत कर रही है, इसलिए हुकूमत को भी अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। तिवारी के इल्जामात का जवाब देते हुए बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सूबों में सदारती राज का निफाज कोई पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस की शिकायत की कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि सूबे में सियासी बदनज़मी उसी की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अरुणाचल जैसे हालात पैदा करने में महारत हासिल है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने दिल्ली में खवातीन के खिलाफ हुए जराइम की तफ्तीश के लिए एक कमीशन बनाने का ऐलान किया है। रिटायर्ड जज दिनेश दयाल इस कमेटी के सदर होंगे। हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फरवरी 2013 के बाद खवातीन के खिलाफ जितने भी मामले हुए हैं, चाहे वो कैसा भी जुर्म क्यों न हो, उसकी तफ्तीश होगी और सूबाई हुकूमत को सिफारिश की जाएगी कि इन मामलों में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें खवातीन पर तशद्दुद, उनका पीछा करना और परेशान करने जैसे तमाम जुर्म शामिल हैं। कमीशन को जो हक मिले हैं उसके तहत ये मशवरा देगा कि किस कानून में क्या तब्दीली करने की जरूरत है, किस तरीके से ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई हो और किस तरीके से मौजूदा कानून के उसूलों और जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशात सही ढंग से नाफिज की जाए ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मुकीम शनि शिंगणापुर मंदिर में शनि के चबूतरे पर पूजा करने के खवातीन के हक को लेकर चल रहे तनाजे में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने खवातीन के हक की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदू मजहब में खवातीन को पूजा करने की बराबरी का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पुरानी रिवायत है तो उसे बदलना भी हमारी सकाफत का हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने मंदिर की इंतजामिया से कहा है कि वो बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाएं।
ज़ेरेगोरे की कल भूभाता ब्रिगेड की 500 खवातीन ने जबरदस्ती मंदिर में घुसने के लिए मार्च किया था, लेकिन उन्हें मंदिर से दूर ही रोक दिया गया। इसी बीच शिंगणापुर की ग्राम सभा ने सैकड़ों साल पुरानी रिवायत को तोड़कर मंदिर में दाखिल होने की इजाजत मांग रही खवातीन ब्रिगेड के खिलाफ एक तजवीज पास की है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती ओहदे की उम्मीदवारी के लिए मुकाबला कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के कामकाज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान काफी बेहतर कर रहा है, लेकिन कोई इसकी बहस नहीं कर रहा है। ट्रंप अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए मशहूर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों के अमेरिका में दाखिल होने पर पूरी तरह से पाबंदी आयद करने का मुतालबा करके गुज़िश्ता दिनों तनाज़ा खड़ा कर दिया था। वो चीन, जापान, मैक्सिको जैसे मुल्क की कई बार मजम्मत कर चुके हैं। सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवारी की रेस में आगे निकलने के बाद उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान का जिक्र किया और कहा कि चीन और हिंदुस्तान ने एक साथ आगे बढ़ना शुरू किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान काफी बेहतर कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी तेजी से अमेरिका से नौकरियां हिंदुस्तान जा रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत की राजनीति में इस समय भ्रम, कंफ्यूजन और दिशाहीनता हावी है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति किधर जा रही है। 4 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उसकी जमीन तैयार करने में भाजपा, कांग्रेस, लेफ्ट और छत्रप सब जो कर रहे हैं उसमें दुविधाएं अधिक है, स्पष्टता कम। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। मुल्क की सियासत इस वक्त जबरदस्त मोड़ पर है। एक तरफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दलित तालिब इल्म के खुदकुशी के मामले पर उबाल आया हुआ है। मालदा में मुस्लिम भीड़ के हमलावर मुजाहरे का मामला है। राम मंदिर की तामीर का मसला है, तो हैदराबाद में बीफ खाने के हक के नाम पर वोट मांगने का मामला है। यानी जात बिरादरी और फिरकावाराना मामलों का हल्ला है, जिनकी बिना पर वोटों के पोलराइजेशन की सियासत हो सकती है। तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे तेज तरक्की की शरह से बढ़ने वाला मुल्क बनाने का हल्ला है। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद की मेजबानी, पाकिस्तान से रिश्तों में सुधार और दुनिया की अजीम ताकतों के बीच हिंदुस्तान की पूछ बढ़ने का शोर है। नरेंद्र मोदी की तरक्की की शबीह का मामला है, जिस पर हाल में हुए सर्वे के मुताबिक 50% से जायद लोगों का यकीन है। दरअसल हिंदुस्तानी सियासत का ये मुकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजह से है। उन्होंने एक साथ कई महाज खोले हैं। मोदी ने अपनी सरकारी सफारतकारी से दुनिया की अजीम ताकतों के साथ हिंदुस्तान को जोड़ा है। उन्होंने अमेरिकी सदर बराक ओबामा से लेकर फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा ओलांद, जापान के वजीर आजम शिंजो एबे और बरतानिया के वजीर आजम डेविड कैमरन से जाती रिश्ते हमवार किए हैं। इसके जरिए ये पैगाम दिया है कि दुनिया के मुल्क हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो सरमायाकारी करेंगे और हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया की मुहिम कामयाब होगी। इसके जरिए वो शरह तरक्की बढ़ाने और रोजगार के मौके पैदा करने की उम्मीद में हैं। दूसरी जानिब उन्होंने मुल्क की मुस्लिम अवाम के मन में दहाइयों से बीजेपी के तई जो नजरिया बना था उसे खत्म करने की कोशिश भी की है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार की पहल की है, तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ मफाहमत की है। इस तरह से वो तरक्की की अपनी शबीह को मजबूत कर रहे हैं और फिरकावाराना मामले में गुजरात से बनी शबीह को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मोदी और अमित शाह की कौमी हिंदू रहनुमा की जो शबीह है वो अपनी तरह से सियासत के रुख को मुतासिर कर रही है। तभी मोदी के वजीर आजम बनने के बाद से विश्व हिंदू परिषद और दीगर कई हिंदुवादी तंजीमों को अपना एजेंडा बढ़ाने का मौका मिला है। तभी साधु संतों ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाया। तभी दादरी में गाय का गोश्त रखने पर एक शख्स का पीट पीट कर कत्ल कर दिया जाने का मामला कुल हिंद सतह पर फैला। और तभी असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में ये तशहीर कर रहे हैं कि अगर बीफ खाने का हक बचाए रखना है तो लोगों को बल्दियाती इंतखाबात में उनकी पार्टी को वोट देना चाहिए। जाने अनजाने में उठाए जा रहे फिरकावाराना पोलराइजेशन वाले एजेंडे से भी बीजेपी रहनुमा नुकसान नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर तरक्की का एजेंडा चलता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं चलता है तो अपने आप फिरकावाराना पोलराइजेशन का एजेंडा चल रहा है। तभी सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में है। उसके रहनुमा तय नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी की हुकूमत को सूट बूट की सरकार बताकर घेरें या तरक्की के एजेंडे पर घेरें या अदम बर्दाश्त के मसले पर कटघरे में खड़ा करें। तभी ऐसा लग रहा है कि एक साथ मुख्तलिफ रुख में मुल्क की सियासत चल रही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में भ्रम पर चर्चा करेंगे।
असहिष्णुता का जो हल्ला हुआ, उस पर जो राजनीति हुई, उसके दो छोर हैं, दादरी और मालदा के दो छोर। एक पर भाजपा विरोधियों ने राजनीति की तो दूसरे पर भाजपा ने। मोटे तौर पर इससे राजनीतिक दिशाहीनता, मुद्दों और पहल का संकट जाहिर होता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, आपके अपने सियासी अनुभव के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह किस तरफ राजनीति को ले जाते हुए लगते हैं? वो आखिर राजनीति उनकी क्या बन रही है? क्या राजनीतिक तौर पर वो क्या कुछ करते हुए लग रहे हैं? क्या सोच रहे हैं वो? देखिए, किसी भी ले पर्सन के लिए कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट तरीके से डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, गवर्नेंस की बात कर रहे थे, और उन्होंने उन लोगों को अपील किया जो कि हार्डकोर भाजपा के दायरे के बाहर थे। 18% हार्डकोर से 31% वोट पाया। 2015 की राजनीति को हाईजैक किया हॉटहेड्स ने, एक्सट्रीम एलिमेंट्स ने, और जो डेवलपमेंट का एजेंडा था वो एकदम दरकिनार हो गया। उससे फायदा इलेक्शन में नहीं मिला, न दिल्ली में मिला न बिहार में मिला। अब 2016 में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वापस अपनी जो यूनिक पोजीशन थी 2014 की, उसको कैप्चर करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो नई पहल की, लाहौर में गए और उसको जारी रखना, ये नहीं कि पहले की तरह जो फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग नहीं होगी, अगर एक पठानकोट हो गया, वो नहीं है। कॉशन से, लेकिन सतर्क होके, लेकिन आगे बढ़ेगी ये पहल। दूसरी तरफ मंदिर का मुद्दा भी, जैसे कहते लाइव रख रहे हैं उस चीज को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने वो 18% को भी अपने पास रखना है जो हार्डकोर है। अगर वो उनको लगता है कि पाकिस्तान के सामने झुक रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, कमजोर पड़ गए हैं, वो भी एक नहीं दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तलवार की धार पे चलने वाली बात है। अब वो कर पाएंगे कि नहीं 2016 में? ये क्या वापस डेवलपमेंट में स्टार्टअप्स को बहुत धूमधाम से लॉन्च किया उन्होंने, ये देखने लायक चीज होगी। असली जो चुनौती है वो ये होगी कि दोनों को बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं। नहीं, आपने जो बताया, जो वोट का गणित है कि 18% बनाम बाकी जो वोट है, उसकी दुविधा में पार्टी भी है और सरकार भी है, ये कह रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने कोई इसमें से कोई वोट बेस हाईजैक कर रहे हैं, या विपक्ष ने विकास वाला अपनी तरफ कर लिया, सरकार को विकास के कॉर्नर पे घेर लिया, इसलिए वो हो रहा है? या क्या ये विपक्ष के रिएक्शन में है, या अपनी काम न कर पाने की वजह से? देखिए, बहुत क्लियरली, अगर आप चुनाव नहीं जीतेंगे तो आपकी अहमियत नहीं रहेगी। नहीं, तो चुनाव तो इमोशन पे नहीं जीता जाता। नरेंद्र मोदी को लेकर एक इमोशनली तो वो माहौल बना था। देखिए, नरेंद्र राष्ट्रवादी का माहौल बना था, वो भी तो एक वो अपनी जगह थी बात। ठीक, वो 2014 में एक जैसे उफान सा आता है, आया था। या ये मानेंगी अब आप कि वो क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, तो इसका सीधा फायदा उठा? वो एक बहुत गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ, उससे माहौल बना, और उसके उस माहौल के अंदर नरेंद्र मोदी आए और एक सशक्त नेता के रूप में आए। लोगों ने भरोसा किया कि शायद ये शख्स कुछ कर पाएगा, तो भरोसा और एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, उसकी वजह नहीं से। तो अब दुविधा की वजह क्या? सरकार के अंदर दुविधा थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये मंदिर वाली की तरफ जा रहे हैं, या कर भी रहे हैं? मतलब क्या ये वापस कंफ्यूजन वाली स्थिति तो बनती ही है। कंफ्यूजन है, एकदम कंफ्यूजन है, मैं मानती हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत चीजें लॉन्च कर रहे हैं जब से लिया है। टॉयलेट इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वच्छ, मेक इन इंडिया, सब 10 तरह की बातें, सब डिजिटल इंडिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा है कि सही मायने में दिख रहा है भाई हो गया। और अब जो लोगों में जैसा होता है, जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची होती हैं, लोगों में ये फीलिंग आ रही है कि तो बोलते रहेंगे, बोलते ज्यादा है, कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी जगह आप, और ये एक और चीज नरेंद्र मोदी की, अगर मन की बात को सुने तो लगता है कि वो एक सोशल मूवमेंट भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनको ये आभास है कि ये सब जो चेंजेस आनी चाहिए,
अगर सोशल एटीट्यूड्स नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं होगा, लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे, तो सिर्फ सरकार अपने से नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको लोगों को लेके चलना, पूरी टीम को लेके चलना, वो टीम या तो है नहीं या उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है उस मायने में। और एड ऑन जो आपने किया था उसको वापस खींचें अपनी तरफ। तो ज्यादा बड़ा संकट आपके अनुसार एड ऑन वाले का है, वो 18% का नहीं है आपके अनुसार? हाँ, मुझे लगता है वो एड ऑन वाला बहुत जल्दी खिसकेगा और खिसक रहा है, और उसको वापस लाने के लिए कोशिश है एक लिबरल सोच की भी, पाकिस्तान को रीच आउट करना। हालांकि कश्मीर में मैं मानती हूँ, देखिए हमारी राजनीति रिश्तों पे है टिकी हुई, और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था बीजेपी के साथ नाता मिलाना। नहीं तो बीजेपी ने भी बहुत रिस्क लिया था, वो दोनों तरफ बराबर की रिस्क थी। उनका ज्यादा था मुझे लगता है। शायद कोई ऐसे लोग नहीं है जो नरेंद्र मोदी को कह सकें कि भाई आप ये नहीं करिए, ये ठीक, इसका ठीक असर नहीं। वो एक संकट है, उससे भी ये कंफ्यूजन और भ्रम वाला बना हुआ। मुझे लगता है उससे चीजें गुत्थी खुलेगी अगर ऐसे लोग हों उनके अगल बगल। और मुझे लगता है कि शिफ्ट ऑफ गियर 16 में नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं मानती हूँ कि जब वो इतना बोलते हैं कुछ ना कुछ तो वो करना चाह रहे हैं जी, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंटालिटीज नहीं है इस समय हाथ में करने के लिए। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@ ट्विटर और फेसबुक/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।